नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। बीते लगातार 8 सालों में हम अपने इस कार्यक्रम में ये बात करते रहे हैं, ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि कैसे आरटीआई कानून यानी सूचना का अधिकार कैसे इस देश के आम आदमी की, इस देश के लोगों की ताकत बन गया है। यह मसला हमने एक बार नहीं बार बार उठाया और इसको सबने माना भी है। लेकिन आज हम एक जो मसला उठा रहे हैं वो थोड़ा गंभीर मसला है। वो गंभीर मसला ये है कि जिसे हम देश के आम लोगों की ताकत मानते हैं, क्या उस सूचना के अधिकार आरटीआई कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मुंबई में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया बीते हफ्ते, और 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया ये खुद को आरटीआई ऑफिसर बताते थे। और आरटीआई के नाम पर ये लोग क्या कर रहे थे ये हम आपको दिखाते हैं मुंबई से इस रिपोर्ट में। आरटीआई किसी के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने का हथियार, किसी का अधिकार और किसी के लिए व्यापार। पिछले दिनों मुंबई में पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो आरटीआई लगाकर पैसा वसूलते थे। इनका पेशा था आरटीआई का गलत इस्तेमाल करना। आरटीआई लगाते, कागज इकट्ठा करते, फिर बिल्डर से लेन देन करते। पुलिस जांच के दौरान इन तीनों के पास से आरटीआई ऑफिसर के कार्ड भी निकले, जबकि आरटीआई ऑफिसर नाम का कोई पद ही नहीं होता। 8 साल के इस कानून ने आम इंसान की हर छोटी बड़ी मदद की। गांव की सड़क टूटी, आरटीआई लगाई। राशन बंद, आरटीआई डाला। विकास का काम बंद, आरटीआई ने रफ्तार दे दी। सबका भरोसा बन गया है आरटीआई कानून। कुछ लोग हैं जो आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे जिनके लिए आरटीआई का मतलब गांधी जी की लाठी जैसा है, जो है तो लकड़ी की, पर ताकत इतनी कि बड़ा सा बड़ा भ्रष्टाचार जनता के सामने पहुंच जाता है, वो भी अहिंसात्मक तरीके से। अभी तक आरटीआई का प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। सही मायने में इस कानून की सारी ताकत जनता में निहित है, जनता के सवालों में निहित है। पर आरटीआई का प्रयोग डराने धमकाने या ब्लैकमेलिंग के लिए करना कानून ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इसको एक मजबूत हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। बात चाहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की हो या सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की हो, सूचना अधिकार कानून ने आम आदमी को मजबूत किया है। राशन, पेंशन से लेकर विकास के सभी मुद्दों पर आरटीआई कानून कारगर साबित हो रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए, इस गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज देश की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी आपका। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं चेतन कोठारी जी। चेतन कोठारी जी महाराष्ट्र के और मुंबई के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन कोठारी जी आपका भी। सबसे पहले मैं चेतन कोठारी जी आपसे ही पूछता हूं, क्योंकि ये पूरी खबर आई, उसके बाद ये खबर आई कि बीएमसी ने 77 लोगों की लिस्ट बनाई है। ये वो 77 लोग हैं जो थोक के भाव में आरटीआई लगाते थे, बिल्डिंग को लेकर, दुकानों को लेकर आरटीआई लगाते थे, जानकारी जुटाते थे और उस जानकारी के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये क्या चल रहा है मुंबई में? ऐसे बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कि जो 1-2 एप्लीकेशन किए और अपने को आरटीआई एक्टिविस्ट समझते हैं, और इसमें कई आरटीआई का दुरुपयोग भी है, मैं मानता हूं। कई बार मेरी इनसे, हमारे जो स्टेट कमिश्नर हैं श्री गायकवाड़ साहब, चीफ स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनसे भी मेरी कई बार इसके बारे में बहस हुई है। तो मैंने कहा कि ऐसे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको क्लियरली ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और इनके पर भारी दंड करना चाहिए, जिससे आरटीआई का दुरुपयोग होना मटे। और जिसको आरटीआई की जरूरत है, जिसके थ्रू आरटीआई के द्वारा वो अपनी डिटेल्स करना चाहता है, तो उसको कम से कम उसका लाभ मिलना चाहिए। चेतन जी आपने कहा कि ऐसे लोगों को कड़ा मैसेज, कैसे आप सोचते हैं कि कैसे कड़ा मैसेज जाना चाहिए ऐसे लोगों को, किस तरह से? नहीं, इसको इनके पर एक्चुअली कुछ सीआरपीसी के द्वारा धारा कोई लगानी चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए। और एक्चुअली जो रियल में, हकीकत में जो रियल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कि जो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनको एक ऑफिशियली आइडेंटिटी भी देनी चाहिए।
आरटीआई एक्टिविस्ट है उनको पुलिस या उनको प्रशासन जो है एक तरह का उनको आइडेंटिटी कार्ड दे। अंजलि जी, थोड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि अगर इस तरह का होगा तो सवाल यह है कि आरटीआई आम लोगों के लिए नहीं रह पाएगा, आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए बन जाएगा। सूचना का अधिकार कानून जो हमें 2005 में मिला है वो संवैधानिक कानून है, क्योंकि उसके जो हमारे को संविधान ने एक दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वो तब तक हम अपनी बात नहीं रख सकते जब तक हमें सूचना नहीं है। ये उस आधार पे बेस्ड है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सिलेक्टिव तरीके से हम सूचना ले सकते हैं। कानून के अंदर बहुत अच्छे से धारा 8 में लिखा गया है कि क्या सूचना हम नहीं मांग सकते जी। उसके अलावा सारी सूचना बिना वजह दिए गए ये हमें मिलनी है, कानून कहता है। मुंबई का मसला सामने आया, वहां पर यह कि आमतौर पर ऐसा होता है कि आपने दुकान वो करिए, ये हिंदुस्तान बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपकी दुकान है तो दुकान के सामने अगर कुछ थोड़ा सा इलाका है आप वहां पर ग्रिल लगा लेते हैं। लोग घर में जो है नक्शे के हिसाब से आप 1-2 फुट आगे निकाल लेते हैं, और जिन्होंने निकाल लिया बाद में उनको आरटीआई लगाए और कहा कि भाई आप इसको तुड़वाइए, उसके बाद तुड़वाना एक अलग तरह की समस्या होती है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें यूज करके ये तो पूरी तरह से मिसयूज होगा। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि आपने बताया कि इन लोगों ने अपने आप को आरटीआई ऑफिसर बताया। अब इससे क्लियर बात समझ में आती है कि जो कानून है उसके बारे में इनफ जानकारी लोगों में है नहीं। सरकार का काम था कि सूचना के अधिकार के कानून के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, और वो काम जिस हद तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आपके प्रोग्राम के जरिए से एक कोशिश है और वो बहुत जरूरी है, पर आरटीआई ऑफिसर कोई चीज ही नहीं है सरकार सूचना के अधिकार कानून में। चेतन जी, क्या आपको लगता है कि लोगों को जानकारी का अभाव कम है? क्या इस वजह से ये एक बड़ी कारण है कि जिसके कारण ये ब्लैकमेलर इस तरह के पैदा हो रहे हैं, या फिर कुछ और भी कारण आप देखते हैं? अवेयरनेस मेरे हिसाब से बहुत कम है। उसके प्रोग्राम रेगुलर उसको करना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आरटीआई एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट करना भी जरूरी है। लोग जो बिन जरूरी प्रश्नों भी बहुत पूछते हैं। अभी जो चीज़ दो प्रश्नों में पूरा हो जाता है, उसके लिए 10 या 15 प्रश्न पूछ के लोगों का टाइम बिगाड़ने का मतलब नहीं है जी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और मैं अंजलि मैडम से भी काफ़ी सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा है एकदम सही बात है जी। लेकिन अंजलि जी, आपसे कितना सहमत है? ये दिलचस्प है, अंजलि जी 3 बिंदु उन्होंने उठाए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई बार आरटीआई हो सकता है कि लंबी हो, जितने सवाल पूछने की स्ट्रिक्टली ज़रूरत है उससे थोड़े ज़्यादा सवाल भी पूछे जाएं। पर इससे अगर हम एक बैकग्राउंड में देखें कि जो सूचना का अधिकार कानून है, जब हम मानते हैं कि आज़ादी के बाद शायद ये सबसे इनेबलिंग एम्पावरिंग कानून, लोगों को सशक्त करने वाला कानून इस देश में आया है, वो इसलिए है कि हर इंसान इस देश में, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो चाहे कभी पढ़ा लिखा नहीं हो, उसके लिए ये एक हथियार है जिससे कि वो सरकार से बराबरी से वो हिस्सेदारी कर सके। अब कई लोग पढ़े लिखे हैं जो कि अपनी बात को संक्षिप्त में प्रिसाइसली बहुत अच्छे से सवाल पूछ के कह सकते हैं, पर बहुत लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको कि सूचना की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ तरीके से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उसमें उनको सूचना मांगनी है, राशन नहीं मिल रहा है, उसमें उनको सूचना मांगनी है, और जो इतनी संक्षिप्त में प्रिसाइसली अपनी बात नहीं कह सकते। तो एक ये डर ज़रूर रहता है जब हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ऐसे से लोगों की हित में ये बात नहीं रहेगी अगर हम बहुत इस पे क्लैंप डाउन करेंगे। गलत आरटीआई लगाने वाले को रोका जाए तो गलत आरटीआई क्या है पहले उसे डिफाइन करना पड़ेगा, और उसमें भी यही चिंता है कि अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रिवलस या वेक्सेशियस आरटीआई, वेक्सेशियस का मतलब है गुस्सा दिलाने वाली। अगर मैं भ्रष्टाचार कर रही हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा जब मुझसे जानकारी मांगेगा। तो ऐसे लोगों को कहना कि मुझे अधिकार यदि दे दिया जाए, एक भ्रष्ट ऑफिसर यदि मैं हूं, मुझे अधिकार दे दिया जाए कि आप बताइए कौन गलत आरटीआई लगा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल एक उसको हथियार बना लूंगी कि मैं कोई भी अच्छी आरटीआई लगने ही नहीं दूंगी। तो ये बड़ा इन्होंने कहा कि एक आइडेंटिटी रहे कुछ लोगों के पास, जो लोग आरटीआई लगाने वाले हैं। आइडेंटिटी तो मैं ये कहूंगी कि लड़ाई तो यही थी कि ये कानून जो है कोई भी इस देश में रहे, चाहे उनके पास सिटीजनशिप का प्रूफ हो चाहे ना हो, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानकारी सबको मिले। तो
ये कानून जो है ऑलरेडी केवल नागरिक या सिटीजन्स के लिए है, तो समय समय पे विभाग मांगते हैं और मांग सकते हैं यदि वो सिटीजनशिप का प्रूफ चाहे तो। पर उसके बियॉन्ड अगर हम आइडेंटिटी देने की कोशिश करेंगे तो उसमें तो फिर सारी पावर हम उन कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे जो कि आइडेंटिटी कार्ड देने में जिम्मेवार हो। चेतन जी, आपने जो कहा कि आपको लगता है कि ये एक वास्तव में ये चीज लागू की जा सकती है, क्योंकि देश का आम आदमी आरटीआई लगाना चाहे और उससे अगर उसके पास आई कार्ड ना हो कोई इस तरह का, ये कानून तो सबके लिए है, सिर्फ एक्टिविस्टों के लिए नहीं है। अभी भी बहुत सारे जहां पर ये होगा कि भाई आपको कोई अपनी पहचान देनी है, वहां हमने देखा कि वहां तमाम तरह की अड़चनें खड़ी होगी। तो आपको लगता है कि ये सही तरीका है? मेरे ध्यान में कई बम्बई में आरटीआई एक्टिविस्ट है कि जो एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखने का 100 रुपया लेते हैं। तो अब ये जो मिसयूज ही हो रहा है, एक्चुअली आरटीआई एक्ट बनाया पब्लिक के लिए, तो फिर अगर उसमें क्या होता है कि सही कौन और झूठा कौन, तो अगर एक जो आइडेंटिटी होगी तो उसमें कोई पावर देने की तो सवाल ही नहीं है। कोई खाली एक चीज़ है कि अगर एक गवर्नमेंट एक ऑब्लाइज करे, क्या है उसमें उनके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से कि उनको लगता है कि भाई ठीक काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो अगर उनको देना है तो उसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर इसमें बीएमसी ने जो तरीका अपनाया था, बीएमसी ने ऐसे 77 लोगों की लिस्ट बनाई जो लोग बिना वजह बहुत सारी आरटीआई लगा रहे थे, और वो लिस्ट उन्होंने पुलिस को, बीएमसी के सभी डिपार्टमेंट में भेज दी। बीएमसी का अपना ये कहना है कि जब हमने लिस्ट बनाई और सर्कुलेट करी तो ऐसे लोगों ने आरटीआई लगानी कम कर दी। क्या ये एक तरीका हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी रिसेंटली हमारे बीएमसी के 24 वार्ड्स हैं, अभी मैंने उसमें आरटीआई की विद इन, जो आरटीआई के हिसाब से 7176 के हिसाब से पीआईओ को विद इन 30 डेज में आरटीआई का जवाब देना है, मगर वो देते नहीं है, जान करके नहीं देते हैं कि भाई उनको मालूम है कि अगर ये जवाब नहीं देंगे तो ये अपील करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। बाद में इवन फर्स्ट अपील करने के बाद भी कई जो एफएफ यानी अपीलेट ऑफिसर है वो हियरिंग में बुलाते नहीं है, नोटिस इश्यू करते नहीं है, और फिर मुझे जब आखिर सेकंड अपील में जाना पड़ता है और सेकंड अपील से जब उनको हियरिंग नोटिस इश्यू होती है तब डिटेल्स मुझे प्रोवाइड होती है। तो उसका क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए। एक्चुअली सारे बीएमसी के जो डिपार्टमेंट है आरटीआई का मिसयूज टोटली करते हैं। अगर वो विद इन 30 डेज में जवाब दे देवे तो हमें अपील या सेकंड अपील में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, दिक्कत बहुत सारी है, पर ये तो सिर्फ ब्लैकमेल की बात है। अगर मैं आपको ये कहूं कि दिल्ली में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक आरटीआई माफिया बन गया है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, दिल्ली में ऐसा लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ ग्रामीण इलाकों में, दिल्ली के जो शहरी इलाकों के साथ सटे कुछ ग्रामीण इलाके हैं, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि वहां पर बाकायदा एक आरटीआई माफिया काम कर रहा है। कैसे ये आरटीआई माफिया काम कर रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में सक्रिय है आरटीआई माफिया। जी हां, चौंकिएगा नहीं, दक्षिणी दिल्ली से सटे ग्रामीण इलाकों में एक माफिया आरटीआई का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। इस माफिया में कुछ अपराधी हैं, कुछ बिल्डर और कुछ वकील। ये लोग लाल डोरे के तहत आने वाले इलाकों में बने मकानों से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए पहले आरटीआई लगाते हैं और फिर आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। इस माफिया के निशाने पर आए ये हैं दिल्ली के बाबू, जिनसे इस माफिया ने कई लाख रुपए ऐंठे हैं। एक गैंग है, ये गैंग पहले बाइकों पे घूमता है, गलियों में घूमता है, सर्वे करता है किसका मकान बन रहा है किसका नहीं बन रहा है। उसके बाद में फिर ये लोग उसके नाम की एक आईटी डालते हैं, चाहे वो मकान लाल डोरे में बना रहा हो, चाहे अपना बना रहा हो, चाहे 2 मंजिल बना रहा हो। उसके बाद में ये लोग उसके आईटी डाल के उससे उसकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वहाँ से उनको पता चल जाता है ये अनऑथराइज बन रहा है। उसके बाद में इसको धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी पीएल डाल देंगे। पार्टी नहीं मानती है, जब बात कर लेती है तो उसके बाद वो पीएल डालते हैं। पीएल डाल के फिर वो पे जो एक्शन की कोई कार्रवाई होती है उसको फिर वो सेटलमेंट के थ्रू ले आते हैं। उसके लिए भी इनके अपने आदमी होते हैं। लोगों का आरोप है कि इस आरटीआई माफिया में कुछ वकील और कुछ सरकारी अफसर भी जुड़े हैं। पैसा न देने पर ये अदालत में जाने की धमकी देते हैं। आईटीआई तो एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक जेन्युइन चीज़ पता करने के लिए कि इसके पीछे क्या है जी, कोई गलत तो नहीं है, लेकिन वो तो उसको मतलब गलत यूज करते हैं इसको। उनको इस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये चीज़ गलत हो रही है, उसमें आप इसको मकान को भी लगा लो और भी कई चीज़ें और भी ब्लॉक करते होंगे इस हिसाब से, किसी और डिपार्टमेंट भी घुसते होंगे। चलो ये तो मकान का हो गया मैटर,
किसी की सर्विस के पीछे घुसते होंगे, किसी की तनख्वाह के पीछे घुसते होंगे।